अ ट्रू वॉरियर डज़ नॉट नीड अ स्वॉर्ड। वेल ये है सेंट्रल फिलॉसफी विनलैंड सागा की। मैं इस स्टोरी को देखता हूँ बड़ा ही हाइपर आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में सेटअप कुछ एक कहानी या फिर बड़े ही हाइपर आइडियलिस्टिक थॉट्स के साथ जो कुछ कैरेक्टर्स हैं इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ये एक आइडियलिज्म और एक रियलिज्म का कॉन्फ्लिक्ट है पूरी स्टोरी में। जहाँ जब इस स्टोरी को मैं पढ़ रहा था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसका सेंट्रल प्लॉट भी असल में यही है। जब हमारा जो कैरेक्टर है थॉरस, वो जब ये लाइन बोलता है, "अ ट्रू वॉरियर डज़ नॉट नीड अ स्वॉर्ड", तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ समझें तो इसका बेसिक सिंपल अर्थ ये है कि जो एक ट्रू वॉरियर है, उसे कभी भी वायलेंस की आवश्यकता नहीं है पीस को एस्टेब्लिश करने के लिए। या फिर कहें कि उसको वायलेंस की आवश्यकता नहीं है किसी भी डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। ये उस कैरेक्टर को बड़ा ही आइडियलिस्टिक एक कैरेक्टर बनाता है। वो कैरेक्टर अपने आइडल्स पर चलता है और यही रीज़न है कि वो अपने बेटे से भी कहता है कि यू हैव नो एनिमीज़, नो वन डिज़र्व्स टू गेट हर्ट। एंड जब ये स्टोरी आगे बढ़ती है तो हम रियलाइज़ करते हैं कि आइडियल्स ही कारण बनते हैं थॉरस की डेथ का। जहाँ हमारा जो उसका बेटा है थॉरफिन, वो इन आइडल्स को आगे लेकर चलता है, लेकिन थॉरफिन के लिए वो सभी आइडल्स बेसिकली आइडल्स नहीं है, वो उन्हें रूल्स की तरह ट्रीट करता है। और यही कारण है कि वो आइडल्स का कभी भी ट्रू मीनिंग समझ नहीं पाता है अपने फर्स्ट पहले वाले आर्क में। और ये एक उसका कारण बनते हैं वो जो रैम्पेज उसके अंदर उठता है, जो रेज उसके अंदर उठता है, रिवेंज की ओर आगे बढ़ता है। ये पूरा उसका वो डिस्प्यूट बेसिकली होता है अपने पिता के आइडल्स को ठीक से ना समझ पाने के कारण। वो उन आइडल्स को सिर्फ रूल्स की तरह ट्रीट करता है जो उसके दिमाग में तो हैं, लेकिन उनका ट्रू मीनिंग क्या है वो कभी वो निकाल नहीं पाता। यही कारण है कि वो आइडल्स के एग्जैक्टली उल्टा चलता है। ऑल्दो आइडल्स उसके दिमाग में है, उसके पिता की बातें उसके दिमाग में है, बट स्टिल उन सभी चीज़ों के वो उल्टा चलता है और एग्जैक्टली वही करता है जो उसे नहीं करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू उसके पिता के जो आइडल्स हैं। इसके बाद हम एक और कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं जो कि है एस्कलान, जो कि बड़ा ही हाइपर रियलिस्टिक इंसान कह सकते हैं उसे, या कहें कि उसके अपने कोई आइडियल्स नहीं है। वो कैरेक्टर कुछ ऐसा है कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करता है। वो एक्ट करता है कि जिस प्रकार की भी सिचुएशन उसके सामने आई या फिर जो उसका गोल है उसको अचीव करने के लिए वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है। बट जैसे-जैसे स्टोरी आगे प्रोग्रेस होती है तो हम नोटिस करते हैं कि एस्कलाद भी जब कनूट से मिलने के बाद थोड़ा-सा अपने आइडियल्स को अपने पास रखने लगा था। वो एक आइडियलिस्टिक इंसान वहाँ बनने लगा था। वो अपने जितने भी मोटिव्स थे या फिर जो उसके पर्सनल मोटिव्स थे, उनको साइड रख के चीज़ों को उस तरीके से करने लग गया था, जैसे कि थॉरस बोला करता था एज़ अ ट्रू वॉरियर जो करता है। और फिर जब इसका फर्स्ट आर्क कंप्लीट होता है, यानी कि अगर एनीमे के टर्म्स में बात करूँ, तो फर्स्ट सीज़न एंड होता है इसका, जहाँ एस्केलाद की डेथ हो चुकी है, तो वहाँ हम थॉरफिन का वो गोल को टूटता हुआ देखते हैं। और जनरली ऐसा होता भी है। अब देखो कि जब आप किसी भी एक एक गोल या एक किसी एम के अराउंड पूरा अपना जीवन बना लेते हो, उसके अलावा आपके जीवन में कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो गोल ही है सब कुछ। तो जब वो कंप्लीट नहीं होता तो फिर एक हॉलोनेस आती है और वो बात एस्केलेड मेंशन भी करता है कि इसके बाद तुमने क्या सोचा था? आई मीन मेरे को मारने के बाद क्या करने वाले थे? और उसका कोई आंसर नहीं है थॉरफिन के पास। रीज़न ये है कि उसने कभी वो सोचा ही नहीं। उसके लिए वही उसका एंड पॉइंट था, वही उसका एकमात्र एम था लाइफ़ का। वहाँ से जो स्टोरी प्रोग्रेस करती है वो फार्मिंग वाले आर्क में, दैट इज़ एब्सोल्यूट पीक सिनेमा बोलूँगा एनीमे की टर्म्स में। ऑल्दो मांगा पढ़ने में भी बड़ा इंटरेस्ट आता है। मैंने एनीमे से पहले पूरी मांगा पढ़ी थी और उसके बाद मैं एनीमे पर स्विच किया हूँ। ऑल्दो आपको एनीमे सिर्फ़ चैप्टर 99 तक ही देता है। 2 सीज़न अभी इसके जो आए हैं वो सिर्फ़ चैप्टर 99 तक हैं। उसके बाद की कहानी पर अब बात करते हैं। देखो, जब वो 2 सीज़न कंप्लीट हो गए, यानी कि मांगा की टर्म्स में बात करें 99 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, उसके बाद भी ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा स्टोरी बची हुई है। वहाँ पर आप लोग रियलाइज़ करते हो कि सेकंड वाला जो आर्क है, जिसमें फार्मिंग वाला आर्क है, वहाँ बड़ा ही फिलॉसॉफिकल चीज़ें चलती हैं और एब्सोल्यूट जो जीवन के बारे में बातें हैं, वो निकल के आ रही हैं। अब जब थॉरफिन अपने वापस घर पहुँच गया है और वो निकल चुका है अपने एडवेंचर पर टू गेट टू द विनलैंड, वहाँ से शुरू होता है हमारा ईस्टर्न एक्सपीडिशन आर्क। ईस्टर्न एक्सपीडिशन आर्क में बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये फर्स्ट वाला जो हमारा आर्क था, वैसा कुछ आपको इंटरेस्ट देता है पढ़ने में। यदि आप एन्जॉय करते हो मिलियन सागा की स्टोरी टेलिंग को पढ़ना, तो मैं कहूँगा कि ईस्टर्न एक्सपीडिशन आर्क आपको एकदम पहला वाला जो आर्क था, उस जैसा जॉय देगा। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें एट टाइम्स हो रही हैं, एक ही समय पर कई सारी चीज़ें हो रही हैं और उन सभी कैरेक्टर्स को आप इस पर्टिकुलर आर्क में देख रहे हो, वो सभी कैरेक्टर जो आपके फेवरेट हैं इस पूरी सीरीज़ में। तो जो ये आर्क है चैप्टर 99 से 166 आई थिंक, ये ईस्टर्न एक्सपीडिशन आर्क आपको एक अलग एडवेंचर पर ले जाता है काइंड ऑफ, जो आप इस पूरी सीरीज में कहीं न कहीं जो सेकंड वाला आर्क है वहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसके बाद जो हमारा जो लास्ट आर्क आता है 167 से 220 तक, जो हमारा लास्ट चैप्टर है इस पूरी सीरीज का विनलैंड आर्क जो है,
वो आर्क आपको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं आपको स्पॉइलर देना नहीं चाह रहा हूँ। इन केस आप चाहते हो तो आप माँगा पढ़ सकते हो बिकॉज़ इसका अभी 3rd सीज़न तो आया नहीं है। तो जो हमारा लास्ट आर्क है विनलैंड आर्क उसमें आप स्टोरी को वहाँ प्रोग्रेस होते हुए देखते हो जहाँ आपको लगता है कि हाँ, अब ये एंडिंग तक पहुँच रही है। इसमें मुझे ऐसा लगा था कि जब एक नया कैरेक्टर इसमें इंट्रोड्यूस होता है कुछ 190 191 चैप्टर में, तो वो कैरेक्टर की जब एंडिंग आती है तो मुझे लगा कि हाँ, अभी इसकी एंडिंग आ चुकी है और ये यहाँ पर इसको एंड कर देंगे बिकॉज़ वहाँ थोड़ा कंक्लूजन पहुँचने लगा था। बट जब 220 चैप्टर कंप्लीट हुआ तो बस वहाँ इन्होंने बहुत ही वेग और एक ऐसे रैंडम सी एंडिंग कर दी, जिसको देखने के बाद लगता है कि ये तो कुछ प्रॉपर एंडिंग है नहीं। क्योंकि इसलिए एंडिंग नहीं है, रीज़न क्या है कि आप देखो कनूट और थॉरफिन जब वो सेकंड सीज़न जहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ चैप्टर 99 उसमें आप देखते हो कि कनूट और थॉरफिन बेसिकली एक ही गोल को अचीव करना चाहते हैं। वो दोनों चाहते हैं पीस को अटेन करना। थॉरफिन का अपना एक अलग रास्ता है, कनूट का अपना एक अलग रास्ता है। जब कनूट की आइडियोलॉजी ये है, कनूट चाहता है कि सबको मार दिया जाए, लास्ट में इतना खतरनाक मैं लड़ूँ कि लास्ट में वेपन सिर्फ मेरे पास रहे और किसी के पास वेपन ना रहे, तो उससे पीस एस्टेब्लिश हो जाएगी और फिर सब लोग शांति से रहने लग जाएँगे। वहीं जो थॉरफिन का रास्ता है, थॉरफिन का रास्ता बहुत ही आइडियल से भरा हुआ है, ऑल्दो कनूट का एक हाइपर आइडियलिस्टिक कुछ आइडिया है, बट थॉरफिन का आइडिया है कि वायलेंस इज़ नॉट द आंसर। वो इस चीज़ को शांति से ही सेटअप करेगा और वो भागता रहेगा, वो एक नए रास्ते की तलाश करेगा, वो नए लैंड की ओर बढ़ेगा, वहाँ जहाँ लड़ाइयाँ ना होती हों, जहाँ शांति हो। और इसके लिए वो विनलैंड के लिए आगे निकलता है, जो नॉर्थ अमेरिका अपना है आज का करंट। और इसी स्टोरी में जो कनूट और थॉरफिन के ये 2 अलग-अलग रास्ते हैं, ये उन्हें एट द एंड एक ही जगह पर ले जाते हैं। और फिर विनलैंड आर्क में हम लोग देखते भी हैं कि इन दोनों रास्तों का कोई कन्क्लूज़न नहीं मिला है। ना ही कनूट की स्टोरी का कोई कन्क्लूज़न है, ना थॉरफिन की स्टोरी का कोई कन्क्लूज़न है। और एंडिंग कुछ ऐसी वेग कर दी है जहाँ ओके, बता दिया कि इस चैप्टर पर खत्म हो गई स्टोरी। ऑल्दो आप बिल्कुल भी इमेजिन नहीं करते हो, आप एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हो कि इस पॉइंट पर स्टोरी कैसे खत्म हो सकती है। बिकॉज़ अभी 2 चैप्टर पहले ही तो आइनर की डेथ हुई है। आप उससे भी बाहर नहीं निकले हो, आप सोच रहे हो कि आईएनआर को एक प्रॉपर कुछ तो अभी मिलेगा, बट नहीं, वो वहाँ पर एंड हो गई और 220 चैप्टर पर पूरी सीरीज़ ही एंड कर दी। बट देन अगर आप सोचने जाओगे थोड़ा-सा तो आपको लगेगा कि हाँ, आई थिंक ये सही भी एंडिंग है। रीज़न क्या है कि इसका कुछ ऐसा कंक्लूसिव आपको एंडिंग मिल ही नहीं सकती है, आपको कोई नहीं दे सकता है। रीज़न क्या है कि चाहे कनूट का रास्ता हो, चाहे थॉरफिन का रास्ता हो, ये कोई प्रॉपर ऐसे स्ट्रॉन्ग या फिर कहें कि एक प्रॉपर ग्राउंड आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। इन दोनों की जो स्टोरी है, ये किसी भी तरह प्रोग्रेस कर जाए, एट द एंड ऑफ द डे कुछ साइकिल जैसा है। आई मीन थॉरफिन अपनी एक नई दुनिया बना ले, जहाँ पर सब शांति से रह रहे हैं, बट स्टिल एक समय आएगा जब जहाँ पर 1 से ज़्यादा लोग हैं, 2 लोग हैं, तो उनमें लड़ाई होगी और जब वो लड़ाई होगी, तो फिर से चीज़ें उसी ओर एस्केलेट कर जाएँगी। वहीं कनूट का जो रास्ता है, अगर कनूट भी अपने रास्ते को फ़ॉलो करता है, प्रॉपरली पीस एस्टेब्लिश कर देता है, जहाँ वो किंग है, उसके हाथ में स्वॉर्ड है और किसी के पास भी वेपन नहीं है। बट फिर एक समय आएगा जब कनूट की भी तो डेथ होगी, जब उसकी डेथ होगी तो चीज़ें फिर से वही हो जाएँगी, जैसा कि पहले हुआ करती थी और फिर अगेन क्योंकि वहाँ पर भी 1 से ज़्यादा लोग हैं, तो लोग फिर से लड़ने लग जाएँगे और चीज़ें फिर से वही साइकिल में रिपीट होंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद स्टोरी आपको ये ऐसा कुछ कंक्लूजन देना चाहती है। इसीलिए इस पॉइंट पर आपको छोड़ दिया जहाँ आप इमेजिन कीजिए कि आगे क्या होगी स्टोरी, कैसे ये कंटिन्यू होगी या फिर कैसे इसका कंक्लूसिव एंडिंग होगा। क्योंकि इसका कोई प्रॉपर हैप्पी एंडिंग जैसा देना या फिर कुछ एक ऐसी एंडिंग देना कि जिसके बाद आपको सोचना ना पड़े, मुझे लगता है कि थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है या शायद संभव भी नहीं है। क्योंकि अगर हम इस स्टोरी को देखें तो कोई ये बहुत फ़िक्शनल स्टोरी नहीं है। ऐसा कुछ असल में हिस्ट्री में हुआ भी है, बिल्कुल ऐसे इवेंट्स नहीं हुए होंगे, बट इट इज़ वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम द रियल इवेंट्स। तो उसके बाद अगर आप ट्रेस करो तो ह्यूमन हिस्ट्री में अभी जाके देख सकते हो कि अभी वहाँ पर क्या हो रहा है। तो हाँ, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्टोरी किस ओर प्रोग्रेस करेगी। तो मैं बोलूँगा कि इसकी जो कंप्लीट एंडिंग है, वो सब कुछ आपको नहीं देती है, वो प्रॉपर आपको एक कंप्लीशन का भाव तो नहीं देती है, बट इट वाज़ समथिंग। मैं बोलूँगा कि एंडिंग नहीं, पूरी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। इसको पूरा पढ़ना, चैप्टर 1 से लेके पूरे थॉरफिन की जो स्टोरी हम लोग शुरू से पढ़ते आए, उसका वो जो आर्क जिसमें वो एकदम रैम्पेज पर उसको रेज हमने जो देखा, उसके बाद फार्मिंग वाला आर्क, उसके बाद आके ईस्टर्न एक्सपीडिशन आर्क जिसमें वो प्रॉपर एडवेंचर्स पर निकला हुआ है, जहाँ उसको लोग मिल रहे हैं। उसके बाद अपना लास्ट वाला आर्क जिसमें विनलैंड में जाकर वो पहुँच गया और फिर चीज़ें स्लो डाउन हो रही हैं। सो दिस होल जर्नी वाज़ रियली इंटरेस्टिंग। एनीमे के बजाय मांगा मैं ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा। रीज़न क्या है कि एनीमे आपको वो सोचने की वो इमेजिनेशन पावर आपकी थोड़ी-सी खींच लेता है। बट हाँ, एनीमे इज़ ऑल्सो पीक मतलब उसमें तो कोई डाउट नहीं। बट मैं प्रेफ़र करूँगा कि पहले मांगा पढ़ लो उसके बाद एनीमे पर आप जाओ।
मैंने भी कुछ ऐसे ही किया, पहले मैंने माँगा पढ़ ली थी, उसके बाद एनीमे देखा, क्योंकि एनीमे में कई सारी चीज़ें इन्होंने एक्स्ट्रा भी ऐड की हैं। बहुत सारी चीज़ें नहीं, कुछ-कुछ ऐसे सीन्स हैं, जो इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, कुछ मोन्टाज बेसिकली, या एक ड्यूअल का सीन जो हमें एनीमे में देखने को मिलता है, लेकिन माँगा में वो नहीं है। और माँगा के पैनल्स तो एब्सोल्यूट आर्ट है। सो हाँ, ये मेरा कुछ ऐसा रिव्यू था, जिसको एंडिंग पढ़ने के बाद मैं चाहता था कि मैं रिकॉर्ड करूँ और बात करूँ कि मुझे एंडिंग कैसी लगी। बाकी इट इज़ जस्ट एन एक्सपेरिमेंट इस चैनल पर, क्योंकि मैं माँगा भी कभी-कभी पढ़ता हूँ, तो मुझे लगा कि शायद बात कर सकते हैं। इन केस अगर आपने ये माँगा पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, तो मुझे बताओ कि इसके अलावा आपने कौन-सी माँगा पढ़ी है, या फिर विलेन सागा अगर पढ़ी है, तो अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताओ। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे।